Hello everyone, welcome in this online platform of engineers classes for you. डियर, जैसा कि इसे प्रीवियस वाला लेक्चर में थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग क्या होता है, हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग क्या होता है, जिसको प्योर बेंडिंग के नाम से भी जाना जाता है, ये क्लियरली जो है वो बहुत अच्छे से देखे। जिसमें क्या था कि थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग ये बतलाता था, उसमें हम न्यूट्रल लेयर क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, न्यूट्रल सरफेस क्या होता है, हर एक चीज़ बताए। जिसमें आपका थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग क्या था कि द अमाउंट बाय विच है ना, द अमाउंट बाय विच द स्ट्रेसेस इंक्रीज और डिक्रीज है ना डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द लेयर विद रिस्पेक्ट टू द न्यूट्रल लेयर, है ना, विद रिस्पेक्ट टू द न्यूट्रल लेयर या न्यूट्रल सरफेस। उसी थ्योरी को कहा जाता है थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको एक अलग तरीके से भी बोल सकते हैं कि द अमाउंट बाय विच द लेंथ ऑफ द बीम इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, है ना, द अमाउंट बाय विच द लेंथ ऑफ द बीम इंक्रीजेज और डिक्रीजेज डिपेंड्स on the position of the beam with respect to the neutral layer या neutral surface is called theory of simple bending या pure bending, है ना। ये चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब जो थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग था मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो क्या था कि उसमें बहुत सारा एजम्पशंस लिया गया था। ऑब्वियस है कि कोई भी थ्योरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्टिंग में जब हम पढ़ा रहे थे आपको, तो एजम्पशंस बताए थे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में नंबर ऑफ इक्वेशन से डिराइव किया गया है, जिसमें ये सिंपल बेंडिंग का भी इक्वेशन है, जिसको फ्लैक्चरल इक्वेशन भी बोला जाता है। तो अगला लेक्चर में जो है वो सिंपल बेंडिंग का इक्वेशन भी डिराइव करके आपको बताएंगे, उसका एक्सप्रेशन। तो जो ये सब एक्सप्रेशंस वगैरह होता है, ये ऑब्वियस है कि कुछ एजम्पशंस पे बेस्ड होता है। अलग बात है चूंकि आप एज्यूम ना करें कोई भी चीज़ को, तो आप हो सके तो डिराइव नहीं कर सकते हैं इक्वेशन। नंबर ऑफ एजम्पशंस होता है, वो या तो एजम्पशंस तो आप समझ ही सकते हैं, वो एज्यूम किया हुआ रहता है, एक्चुअली में वो बीम में नहीं होता हुआ भी रहेगा, तब भी आपको एज्यूम करना है डूरिंग द एक्सप्रेशन, है ना। जब भी कभी डूरिंग द डेरिवेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन कोई भी सब्जेक्ट होगा, अब देखते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट में आपका एजम्पशंस लिया जाता है, तो इसमें भी एजम्पशंस है। तो चलिए ऑलरेडी हम इसको राइट डाउन करके रखे हैं, क्योंकि ताकि आपका समय जो है वो बचे। एक बार इसको जो है थोड़ा साइड होते हैं, राइट डाउन आप करें चीज़ों को। अब देखिए इसमें जो है नंबर ऑफ एजम्पशंस है ना, नंबर ऑफ एजम्पशंस, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट एजम्पशंस था वो एजम्पशंस को यहाँ पे राइट डाउन किए हुए हैं। वन बाय वन जो है सारे एजम्पशंस को समझते हैं, जो कि आपका थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग का एजम्पशंस है डियर। जिसमें पहला वाला एजम्पशंस है कि आपका लिखा हुआ द मटेरियल ऑफ द बीम मस्ट बी होमोजीनियस या इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक इन नेचर। जो भी मटेरियल है बीम का, ऑब्वियस है कि बीम बना हुआ रहेगा तो कोई तो मटेरियल का ही बना हुआ होगा ना। तो जो मटेरियल होगा वो कैसा होना चाहिए, मस्ट बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक इन नेचर। आपको थोड़ा हम रिकॉल कराते हैं, या फिर प्रीवियस लेक्चर में मेरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जाइएगा, हम ऑलरेडी जो है ये होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक का लेक्चर ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। तो होमोजीनियस का मीनिंग होता है कि होमोजीनियस होने का मतलब मटेरियल का एक ही टाइप का मटेरियल से बना हुआ भी रहना चाहिए, है ना। आपका क्या क्रॉस सेक्शन भी आपका सेम होना चाहिए, और साथ ही साथ एक ही टाइप का मटेरियल से बना हुआ रहना चाहिए। मान लीजिए एल्युमिनियम का बना हुआ है तो एल्युमिनियम का ही, आयरन का तो आयरन का ही, इस तरीके का भी चीज़ों को आप समझ सकते हैं यहाँ से। अब जो है वो नेक्स्ट आपका है आइसोट्रॉपिक। दोनों रिलेटेड टर्म्स है डियर, दोनों आइसोट्रॉपिक और फिर होमोजीनियस जो है ये दोनों एक रिलेटेड टर्म्स ही है। आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है, होमोजीनियस का मतलब तो समझ गए, जैसे कि आप होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसा भी पढ़े हैं, केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हैं ना सब्जेक्ट में। तो होमोजीनियस का मतलब भी हुआ कि मटेरियल भी सेम होना चाहिए और क्रॉस सेक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड, क्रॉस सेक्शन भी सेम होना चाहिए बीम का। आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है, आपको रिकॉल कराएं तो आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि किसी एक पॉइंट पे यदि आप तीनों डायरेक्शन में देखें अंश मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू, या फिर जो भी इलास्टिक कांस्टेंट का वैल्यू होता है उस इलास्टिक कांस्टेंट का वैल्यू को देखें एक पॉइंट पे तीनों डायरेक्शन में, मतलब एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, तो वो अनचेंज्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक्स डायरेक्शन में इलास्टिक कांस्टेंट का वैल्यू कुछ अलग हो, वाई डायरेक्शन में कुछ अलग हो, जेड डायरेक्शन में कुछ अलग हो। तीनों डायरेक्शन में जो है वो इलास्टिक कांस्टेंट का वैल्यू सेम होना चाहिए,
यानी कि मटेरियल, उस तरह का मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक मटेरियल बोलते हैं। यानी कहेंगे कि हाँ ये मटेरियल जो है वो आइसोट्रॉपिक नेचर में है। पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, दोनों का मतलब होमोजीनियस, आइसोट्रॉपिक, आपको समझ में आ गया होगा। द वैल्यू ऑफ ई का मतलब यहाँ पे है अंक्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अंक्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू जो है वो सेम होना चाहिए। इस बात को एकदम अच्छे से समझिएगा, सेम होना चाहिए, तभी थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग जो भी आपको बताए थे कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट ये सब एजम्पशंस मानने के बाद ही हुआ है ना। ये सब एजम्पशंस मानने के बाद कि एक न्यूट्रल लेयर होता है जिसपे न्यूट्रल लेयर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस का या फिर टेंसाइल स्ट्रेस का, ना ही कंप्रेशन में होता है न्यूट्रल लेयर, ना ही टेंशन में होता है, ये बात बताए हैं ऑलरेडी। या फिर न्यूट्रल एक्सिस जो कि क्रॉस सेक्शन पे होता है किसी भी मेंबर का, तो क्रॉस सेक्शन पे जो न्यूट्रल एक्सिस होता है, न्यूट्रल एक्सिस भी एक ऐसा एक्सिस है, एक ही एक्सिस होता है किसी भी मेंबर में या किसी भी क्रॉस सेक्शन में, एक से अधिक नहीं होता है न्यूट्रल एक्सिस कभी भी। तो न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होता है कि ना ही कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है, यानी कि देयर इज नो स्ट्रेस, डायरेक्ट आप बोल सकते हैं देयर इज नो स्ट्रेस। नो स्ट्रेस का मतलब हुआ ना ही टेंसाइल ना ही कंप्रेसिव, कोई स्ट्रेस नहीं होगा। ये सब ऑलरेडी हम बताए हैं। तो यहाँ पे देखिए द वैल्यू ऑफ ई सेम होना चाहिए, किसमें, टेंशन के कंडीशन में भी कंप्रेशन। अब मटेरियल क्या होगा कि टेंशन में भी होगा कंप्रेशन में भी होगा, कोई लेयर टेंशन में होगा कोई लेयर कंप्रेशन में होगा। क्योंकि प्योर बेंडिंग का कॉन्सेप्ट है तो सिर्फ और सिर्फ कभी टेंशन और सिर्फ कभी कंप्रेशन पॉसिबल नहीं है, दोनों चीजें आपका होगा, है ना। दोनों चीजें, जैसे सैगिंग के केस में जो होगा वो आपका ऊपर वाला लेयर किसी भी मेंबर का, जैसे ये मेंबर है इस पे सैगिंग बेंडिंग हो रहा है तो इसका ऊपर वाला लेयर में जो होगा वो कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर चलेंगे या न्यूट्रल लेयर से ऊपर चलेंगे तो न्यूट्रल लेयर के ऊपर में हर एक लेयर में कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, और न्यूट्रल लेयर के जब नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो हर एक लेयर में आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेयर होगा। तो न्यूट्रल लेयर के नीचे यदि चलेंगे तो हर एक लेयर में आपका टेंसाइल स्ट्रेस होगा इन केस ऑफ सैगिंग बेंडिंग। लेकिन इसी का वाइस वर्सा होगा इन केस ऑफ हॉगिंग बेंडिंग। यदि बेंडिंग हॉगिंग वाला होगा तो हॉगिंग में ऊपर वाला लेयर में जो होगा रिवर्स हो जाएगा, न्यूट्रल लेयर से ऊपर जब शिफ्ट करेंगे तो टेंसाइल स्ट्रेस होगा और न्यूट्रल लेयर के जब नीचे शिफ्ट करेंगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। ये कहानी होगा इन केस ऑफ हॉगिंग बेंडिंग। तो टेंशन और कंप्रेशन में जो है अंक्स मॉडुलस का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ये भी एक अजम्पशंस है। अब अगला देखिए दी ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब होता है कि आपका ये देखिए ये आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हुआ, ट्रांसवर्स का मतलब हुआ क्रॉस सेक्शन की तरफ वाला सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब क्या हुआ, क्रॉस सेक्शन, या फिर मेंबर का एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन को भी आप ट्रांसवर्स प्लेन बोल सकते हैं। तो ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब हुआ मेंबर का जो एक्सिस होगा ना, बीम का जो एक्सिस होगा वो एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्लेन होगा जिसको ट्रांसवर्स सेक्शन बोल सकते हैं आप, है ना। तो जी ट्रांसवर्स सेक्शन विच वेयर प्लेन, देखिए ये कैसा था, प्लेन था। कब, बिफोर बेंडिंग, वो क्या होना रहना चाहिए, रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग आल्सो। मतलब कि ट्रांसवर्स सेक्शन जो है वो आपका बेंडिंग के पहले भी, हाँ लॉन्गिट्यूडनल वाला सेक्शन बैंड हो जाएगा, आपको सामने वाला सेक्शन देखिए बैंड होता हुआ दिखेगा, लेकिन देखिए ये बीम है ना, ये मान लीजिए ऐसा बैंड हो गया, देखिए ये कोई बीम है ये इस तरीके से बैंड हो गया, ये आपका सामने वाला सेक्शन को लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बोल सकते हैं। लेकिन ट्रांसवर्स सेक्शन किधर वाला होगा, ये जो साइड वाला सेक्शन जो है इधर वाला, ये सेक्शन ये आपका ट्रांसवर्स सेक्शन हुआ इधर वाला, है ना, जो एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो ट्रांसवर्स सेक्शन जो है वो जैसा था आपका बेंडिंग से पहले अनचेंज्ड रहता है, ट्रांसवर्स सेक्शन आपका वैसे ही रहेगा वो आपका। तो जैसा आपका ट्रांसवर्स सेक्शन रहेगा बेंडिंग से पहले और बेंडिंग के बाद, दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ट्रांसवर्स सेक्शन। चलिए ये भी ठीक है। अगला क्या है, द बीम इज इनिशियली स्ट्रेट, यानी कि स्टार्टिंग में जो है मान लीजिए अभी बेंडिंग मूवमेंट नहीं लगा है तो ऑब्वियस है कि बेंड नहीं होगा बीम, तो इनिशियली जो है वो स्ट्रेट होता है। ये भी एक अजम्पशंस है कि स्टार्टिंग में ही वो बेंड नहीं रहेगा, इनिशियल में आपको समझना है, एज्यूम करके चलना है कि बीम मस्ट बी स्ट्रेट, जो भी बीम था स्ट्रेट था। अगला पॉइंट देखिए ई नंबर पॉइंट, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इंपॉर्टेंट है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या हुआ, बीम यदि बैंड होगा डियर तो ऑब्वियस है कि बीम बैंड हुआ तो ऑब्वियस है वो एक आर्क का फॉर्मेशन कर रहा है ना, एक सर्कल का टुकड़ा का फॉर्मेशन कर रहा है। ऑब्वियस है कि उसका कहीं ना कहीं जाकर के उस आर्क का सेंटर भी होगा, वो एक, जैसे देखिए यही है इस तरीके से हुआ ना,
तो ये एक आर्क का फॉर्मेशन कर रहा है, इसे एक सर्कल बनेगा तो इसका कहीं ना कहीं एक सेंटर होगा, तो इसी को बोलेंगे रेडियस ऑफ, यहाँ पे जो भी इसका रेडियस बन रहा है उसी को बोलेंगे रेडियस या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि कर्व का रेडियस, ये कर्व जो हुआ बीम का कर्व्ड पोर्शन, उसका रेडियस इज लार्ज, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या होगा, लार्ज होगा कंपेयर्ड विद द अदर डायमेंशंस। मतलब ये बीम का लेंथ होगा, बीम का विड्थ होगा, थिकनेस होगा, डायमीटर होगा, नंबर ऑफ डायमेंशंस होगा। तो अदर डायमेंशन से जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो बहुत ही लार्ज होगा, है ना। ये भी एक एजम्पशन है, ऐसा नहीं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत कम होगा, क्योंकि इसका मीनिंग क्या हुआ समझिए, थोड़ा सा इसको बात को अच्छे समझिएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर अदर डायमेंशन से ज़्यादा होने का मतलब हुआ कि बीम बहुत ज़्यादा बैंड नहीं होगा कभी भी। देखिए एक बीम इतना बैंड हुआ, देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगा, एक बीम इस तरह बैंड हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, एक बीम मान लीजिए एकदम इस तरह बैंड हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर और कम होगा। तो बीम ज़्यादातर जो है वो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बैंड होता है, बहुत ही कम बैंड होता है, यानी कि उस कंडीशन में ऑब्वियस है कि एक स्ट्रेट से थोड़ा सा कर्व में नजर आएगा। अब थोड़ा कर्व में मतलब उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सोचिए कितना इनलार्ज होगा, कितना ज़्यादा होगा, और वही होना भी चाहिए, तभी किसमें आपका एजम्पशंस होना चाहिए, थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग में रेडियस ऑफ कर्वेचर लार्ज होना चाहिए कंपेयर्ड विद द अदर डायमेंशंस। अगला है ईच लेयर ऑफ द बीम इज फ्री टू एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द लेयर एबव या बिलो इट। अब जितना भी लेयर है बीम में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेयर्स पॉसिबल है बीम में, तो जितना भी लेयर होगा उसको कोई रजिस्ट ना करे, एकदम इंडिपेंडेंटली जो है वो एक्सपैंड करे, जैसा भी आपका बेंडिंग मोमेंट लगेगा उसके अकॉर्डिंग एक्सपैंड करे लेयर, कॉन्ट्रैक्ट करे लेयर, एक्सपैंड करे लेयर, कॉन्ट्रैक्ट करे, ये फ्रीली होना चाहिए, उसके लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, ये भी एक अजम्पशन है। अगला देखिए, ओनली बेंडिंग स्ट्रेस आर कंसीडर्ड, याद रखिए कोई भी बेंडिंग स्ट्रेस के अलावा कोई दूसरा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए बीम में, क्योंकि बीम में ये थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग का एजम्पशंस है। इसका मतलब ओनली बेंडिंग स्ट्रेस होगा, आपको बताए थे, यानी कि शियर स्ट्रेस वगैरह नहीं होगा, शियर फोर्स जब नहीं होगा तो शियर स्ट्रेस भी नहीं होगा, शियर फोर्स जब नहीं होगा तो शियर स्ट्रेस भी नहीं होगा, हम प्रीवियस लेक्चर में ही आपको बतलाए हैं। तो ओनली बेंडिंग स्ट्रेस होना चाहिए, यानी प्योर बेंडिंग का कंडीशन होना चाहिए, ये भी एक अजम्पशंस है। बीम मस्ट स्ट्रेस्ड विद इन इलास्टिक लिमिट, याद रखिएगा बीम जो है ये स्ट्रेस होना चाहिए विद इन इलास्टिक लिमिट, ऐसा नहीं कि बीम जो है ये भी एक एजम्पशंस होगा, बीम प्लास्टिक रीजन के तरफ नहीं जाना चाहिए, इलास्टिक रीजन के अंदर ही रहना चाहिए, है ना, यानी बीम स्ट्रेस विद इन इलास्टिक लिमिट। कहने का मतलब ऑब्वियस है, एक हुक्स लॉ जो है वो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, एक्स डायरेक्शन का स्ट्रेस तो एक्स डायरेक्शन का स्ट्रेन, वाई डायरेक्शन का स्ट्रेस तो वाई डायरेक्शन का स्ट्रेन, जेड डायरेक्शन का स्ट्रेस तो जेड डायरेक्शन का स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जो कि हुक्स लॉ एक फेमस सा लॉ है बिल्कुल भी स्ट्रेन तो मटेरियल का, आप भली भांति इस लॉ को जानते हैं। तो ऑब्वियस है कि ये हुक्स लॉ जो है वो कहाँ तक वैलिड होता है, अप टू द इलास्टिक पॉइंट या इलास्टिक लिमिट, है ना, प्रोपोर्शनल लिमिट वहीं तक वैलिड होता है। तो जब बीम जो है वो इलास्टिक लिमिट के अंदर तक ही स्ट्रेस हो, ऐसा एजम्पशंस है, तो ऑब्वियस है कि बीम में हुक्स लॉ अप्लाई किया जा सकता है, यानी स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि वो बीम को हमें जूम करके चल रहे हैं कि बीम विद इन इलास्टिक लिमिट ही स्ट्रेस हो रहा है, उसके बियॉन्ड वो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं हो रहा है। बीम इज सब्जेक्टेड टू, सेकेंड लास्ट पॉइंट है ना, आई बीम इज सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग, यानी कि नो शियर फोर्स नो शियर स्ट्रेस, यानी कि जी और आई पॉइंट सेम ही है। द लेयर्स एट न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस के पास जो भी लेयर होगा डज नॉट टेक बेंडिंग एक्शंस। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो भी न्यूट्रल आपका एक्सिस के पास जो भी लेयर होगा न्यूट्रल एक्सिस मतलब क्या हुआ, क्रॉस सेक्शन में होता है ना, और न्यूट्रल एक्सिस किसका इंटरसेक्शन होता है, तो न्यूट्रल लेयर का जो लाइन होता है वो जब क्रॉस सेक्शन में किसी भी बीम का क्रॉस सेक्शन में इंटरसेक्ट करता है वही फॉर्म करता है न्यूट्रल एक्सिस का, यानी न्यूट्रल एक्सिस इज द इंटरसेक्शन लाइन ऑफ द न्यूट्रल लेयर ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी बीम। कैसे बोला गया है न्यूट्रल एक्सिस को, न्यूट्रल एक्सिस इज द लाइन विच इंटरसेक्ट ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी बीम, है ना। अब न्यूट्रल एक्सिस एक ऐसा एक्सिस होता है जहां पे ना ही कंप्रेसिव स्ट्रेस का इफेक्ट होता है, ना ही
टेंसाइल स्ट्रेस का इफेक्ट होता है कोई भी बीम के लिए। तो वही बात है, न्यूट्रल एक्सिस डज नॉट टेक बेंडिंग एक्शन, यानी न्यूट्रल एक्सिस जब बेंडिंग एक्शन होगा ही नहीं तो कंप्रेसिव और टेंशन भी नहीं होगा, यानी बिफोर बेंडिंग भी वैसा ही होगा। बिफोर बेंडिंग भी न्यूट्रल एक्सिस का लेंथ उतना ही होगा, आफ्टर बेंडिंग भी न्यूट्रल एक्सिस का लेंथ उतना ही होगा। यदि स्ट्रेस होगा लेयर स्ट्रेच्ड हो जाएगा तो आप देखें कि टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा। यदि कंप्रेस्ड हो जाएगा या फिर शॉर्टेंड हो जाएगा लेंथ में तो वहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होता है। यही तो था थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग। एंड अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग द अमाउंट बाय विच any layer, the length of any layer increases or decreases, है ना, the length of any layer increases or decreases totally depends upon the position of the layer with respect to neutral layer is called theory of बेंडिंग। या फिर अलग तरीके से भी आप इसको बोल सकते हैं कि द अमाउंट बाय विच स्ट्रेसेस, आइदर आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस या फिर टेंसाइल स्ट्रेस इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, ये भी टोटली डिपेंड करता है आपका किस पे, पोजीशन ऑफ द लेयर विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल लेयर। क्योंकि लेंथ बढ़ना लेंथ घटना वो उसका मीनिंग क्या हुआ, वही स्ट्रेस ही तो इंक्रीज डिक्रीज करेगा ना, स्ट्रेस का बढ़ना स्ट्रेस का घटना वही हुआ आपका, है ना। स्ट्रेस का बढ़ना स्ट्रेस का घटना या तो कंप्रेसिव स्ट्रेस का बढ़ना घटना या तो आपका टेंसाइल स्ट्रेस का बढ़ना घटना हुआ। सारी चीज़ें एक दूसरे से मिक्स है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो ये हुआ जो है, ये पॉइंट सारे पॉइंट हैं, इसको आप एक बार रीडिंग करेंगे। ये आपका है एजम्पशंस है। चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो ब्यूटीफुल सा एक्सप्रेशंस जो है बेंडिंग स्ट्रेस का, है ना। अभी तक बार बार थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग तो थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग में बेंडिंग स्ट्रेस होगा क्योंकि बीम बैंड हो रहा है। तो द स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू द बेंडिंग मोमेंट इज कॉल्ड बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू कितना होगा, उसका क्या वैल्यू होगा, एक्सप्रेशन उसके लिए यानी डेरिवेशन का जो है वो अगला लेक्चर में वही डेरिवेशन करेंगे। तब तक आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें। सो डियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।